हाउ इज रिस्क मेजर्ड? हाउ इज रिस्क मेजर्ड? हमने रिस्क के बारे में बहुत चर्चा कर ली, एग्जाम्पल भी लिया, आपकी रिस्क टॉलरेंस चेक भी की, केबीसी का भी एग्जाम्पल लिया। तो रिस्क को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं, तभी मिनिमाइज कर सकते हैं, तभी कुछ डिसीजन ले सकते हैं जब आप रिस्क को मेजर कर सके। अगर किसी ने आपको बताया ही नहीं कि सीए में 20% पासिंग रिजल्ट है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि रिस्क कितना है। लेकिन किसी ने बोला कि 20% लोग पास होते हैं, तो आपको रिस्क समझ में आ जाएगा कि 80% लोग पास नहीं भी होते हैं, यानी रिस्क काफी ज्यादा है इस एग्जाम में। तो फिर आप आगे का एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एनालाइज द रिस्क, वन मस्ट बी एबल टू मेजर द रिस्क। इन ऑर्डर टू एनालाइज द रिस्क, रिस्क कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है, ये हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हम रिस्क को मेजर कर सकें। मेजर ही नहीं कर पाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कम है कि ज्यादा है? अगर कभी किसी ने सीए की एग्जाम का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला होता जिंदगी भर, तो हमें पता ही नहीं चलता ये एग्जाम में रिस्क है या नहीं है कि नहीं? So the most common, convenient and reliable measure is the degree of spread of possible returns away from the expected return. सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है। हाउ टू मेजर द रिस्क, हमने स्टार्ट में भी एक जगह पढ़ा था, रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, इज इट राइट? वेयर एक्चुअल कैन डेविएट फ्रॉम एक्सपेक्टेड, ये रिस्क है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज ये मेरा एवरेज है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? एवरेज। तो हम देखेंगे कि हमारा डेटा इस एवरेज से कितना डेविएट होता है। ये डेटा हमारा एवरेज से कितना डेविएट होता है, ये हमारा एवरेज है, ये भी डेविएशन है डेटा का। तो अब ये, इसको मैं डायग्राम ए बोलूंगा और इसको डायग्राम बी बोलूंगा। तो आप एक रफ गेस करो कि इन दोनों सिचुएशन में कौन ज्यादा रिस्की है। डायग्राम ए ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये अपने एवरेज से ज्यादा डेविएट हो रहा है, जबकि दूसरा अपने एवरेज के करीब है। दूसरा अपने एवरेज के करीब है। एक और एग्जांपल से समझना, सपोज ये है विराट कोहली, ये है रोहित शर्मा, ठीक है। नाम सुना आपने? क्या करते हैं, फुटबॉल या बैडमिंटन? क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा। विराट कोहली का स्कोर देखो, 50, 55, 56, 59, 49। रोहित शर्मा का स्कोर 0, 7, 150, 14, 29। हो सकता है दोनों का एवरेज बराबर हो, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, करना नहीं, जस्ट समझो कि मान लो इसका और इन दो का एवरेज बराबर है, लेकिन रिस्की कौन है? कौन रिस्की यहाँ पे आपको? रोहित जी रिस्की लग रहे हैं आपको। कभी बेचारा 0 भी बना लेता है, कभी सीधे 150 पे भी खेल लेता है। तो कल बेचारा कौन क्या करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, कल कौन ज्यादा अच्छा खेलेगा आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है जिससे पता चलता है कि ये अपने एवरेज से कम डेविएट होता है और ये अपने एवरेज से ज्यादा डेविएट होता है, इसलिए ये रिस्की है। इज इट राइट? इसलिए कभी कभी क्रिकेट टीम को किसी एक को चुनना होता है तो किसकी चुनाव करते हैं? हाँ जी बोलो, किसको चुनते हैं? विराट कोहली को या रोहित शर्मा को? हाँ, इसलिए नहीं कि उसमें और कोई खासियत है, सिर्फ इसलिए कि वो कम रिस्की है। कल वो 50 के आसपास खेलेगा, ये मुझे थोड़ा ज्यादा अश्योर्ड है। रोहित शर्मा जी कल 150 बनाएंगे कि 7 बनाएंगे, वी डोंट नो, वो रिस्क ज्यादा है। उसी तरह अगर एक मशीन जिसमें इस तरह से एनपीवी जनरेट होता है और दूसरी मशीन जिसमें इस तरह से एनपीवी जनरेट होता है,
तो ये मशीन कम रिस्की है, दूसरी वाली ज़्यादा रिस्की है। तो आप क्या करेंगे, जो कम रिस्की वाली मशीन होगी आप उसको एक्वायर करेंगे। ओके, एक दो लाइन और पढ़ता हूं। रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज। अब हम एक कैलकुलेशन सीखेंगे आज, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में भी सीखा है। देयर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल फॉर मेजरिंग द रिस्क, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल फॉर मेजरिंग द रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम जब स्क्वायर करते हैं तो इट इज कॉल्ड वेरिएंस। जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम में देखो कितना अच्छा गुण छुपा हुआ है। व्हाट इट इज मेजरिंग? इट इज मेजरिंग द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। इट इज मेजरिंग द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर कर रहा है? डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। समझ में आया? ये मैंने नीचे लिख दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस measures how much the data deviates from the mean. Okay, higher the deviation, higher the risk. Lower the deviation, lower the risk. Lower the standard deviation, lower the risk. अब मैं आपको दो फॉर्मूलाज देने वाला हूं। और कितने फॉर्मूले? दो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ये 5 मशीन्स हैं। ये इनकी सपोज एनपीवी या कैश फ्लो है 10 20 30। एक काम करते सिर्फ 3 लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। इसका, क्योंकि आपका एवरेज तो 20 है लेकिन सारे ऑब्जर्वेशन 20 नहीं है। एवरेज लेकिन सारे ऑब्जर्वेशन 20 नहीं। इसका मतलब डेटा अपने मीन से डेविएट हो रहा है। डेटा अपने मीन से, मीन 20 है लेकिन कुछ फिगर्स 20 से कम है और कुछ फिगर्स 20 से ज़्यादा है। तो हमें अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कि डेटा अपने मीन से एवरेज कितना डेविएट हो रहा है। समझ में आया? तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखना पहले। अंडर रूट समेशन, ये साइन है समेशन का, मतलब सम करने का, टोटल लेने का साइन है, इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने 10 20 और 30 लिखा ना, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हम बोलेंगे एक्स। और एक्स बार का मतलब होता है एवरेज। टोटल 60, 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार 20 आया एवरेज। इज इट राइट? अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना जरा समझो। x माइनस एक्स बार, हम देखना चाहते हैं कि डेटा मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो x माइनस पहले x बार करेंगे, 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 प्लस 10। इसको टोटल मत करना, इसको टोटल करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो आपको लगेगा अरे कोई डेविएशन ही नहीं, वाह मजे आ गए, बल्ले बल्ले। लेकिन डेविएशन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने, जिसने फॉर्मूला बनाया, उन्होंने सोचा अगर मैं सिर्फ डेविएशन लेकर टोटल करूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कोई डेविएशन नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि डेविएशन है। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन को ये पॉजिटिव डेविएशन कैंसल आउट कर दे, तो हमें क्या करना होगा? हमें इनका स्क्वायर लेना होगा। हमें इनका स्क्वायर। अब क्या होगा? -10 इंटू -10 करो, कितना होता है पता है आपको?
-10 इंटू -10, उसके लिए भी कैलकुलेटर लगता है। 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया टोटल। अब इसमें क्या होगा, स्क्वायर करने का फायदा क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का अब चक्कर नहीं है, सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, है कि नहीं, सारे नंबर पॉजिटिव हो गए। और ये टोटल 200 आया 3 नंबर को ऐड करके। तो हमने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया 200 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में। देखो ये पोर्शन तक हम पहुंच गए। पहले हमने x माइनस एक्स बार स्क्वायर किया, उसका समेशन किया 200 और 3 से डिवाइड किया। लेकिन अब देखो कि ये जो फिगर हमने कैलकुलेट किया, हमने नंबर्स को स्क्वायर करके निकाला, हमने नंबर्स को स्क्वायर करके निकाला। जो मेरा ओरिजिनल डेटा है वो सिंगल यूनिट में है, और ये जो 200 है ये स्क्वायर्ड यूनिट है, स्क्वायर में है। तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए, स्क्वायर का इफेक्ट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। व्हाट एन आइडिया। तो इन्होंने क्या किया बाद में कि नंबर अगर सिंगल यूनिट में है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी यूनिट में होना चाहिए। सो हम इसको कंपेयर करेंगे। अब जरा उठाओ कैलकुलेटर, 200 डिवाइड बाई 3 करो, किया, स्क्वायर रूट करो 8.16, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गया एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको वेरिएंस निकालना हो तो स्क्वायर रूट मैंने नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ 200 बाई 3 करना, तो हो जाएगा 60 करो 66.67। जनरली हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, वेरिएंस कम यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट और जो डेटा है उसका यूनिट सेम है। समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डेटा आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स, so they are comparable। 8.16 का मतलब है ऑन एन एवरेज, ऑन एन the data deviates 8.16 from the mean, on an average the data deviates 8.16 from the mean, mean से एवरेज इतना इधर उधर डेविएट होता है। अगर वही आंसर मान लो 25 होगा, मतलब वो और ज्यादा डेविएट होता है। 150 हुआ तो और ज्यादा डेविएशन। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा इतना उसका मतलब वो अपने मीन से बहुत ज्यादा डेविएट होता है, रिस्क ज्यादा है। विराट कोहली रिस्क कम है, कौन था दूसरा, रोहित शर्मा रिस्क ज्यादा है। ठीक है, भले दोनों का एवरेज बराबर हो, लेकिन अगर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है तो जिसका कम है वो कम रिस्की है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिख लो इसको। हेडिंग लिखना नोटबुक में, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। नोटबुक में लिखो, यहां तो जगह है नहीं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट कॉलम लिखना ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3। दूसरा कॉलम लिखना एनपीवी इन ब्रैकेट एक्स। तीसरा कॉलम लिखना एक्स माइनस एक्स बार। फोर्थ कॉलम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब ये ऑब्जर्वेशन नंबर में लिखो पहला दूसरा तीसरा, 3 बार हमने ऑब्जर्व किया। एनपीवी में लिखो 10 20 30, टोटल 60। नीचे एक्स बार यानी एवरेज 60/3 20, 60/3 20 आया। अब x माइनस एक्स बार वाले कॉलम में लिखो 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 प्लस 10। ये टोटल 0 आ रहा है, इसको इग्नोर करो, इनफैक्ट इसको लिखो ही मत। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि ऐसा नहीं करना है, अननेसेसरी लिखेंगे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को कैंसिल नहीं होने देना है, इसके लिए इसका स्क्वायर लेंगे। लिखो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, 100 0 100 टोटल 200। फिर लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट
200 डिवाइड बाई 3, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब ये टोटल, तो आंसर 8.16 आ गया। फिर नीचे लिखो वेरिएंस इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 3, स्क्वायर रूट मत लेना, 66.67। एक और फॉर्मूला है, व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिग्मा का सिंबल है, किसका? सिग्मा। इस चैप्टर में इस सिंबल को हम बोलेंगे सिग्मा, और ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। बार बार इतना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने की अगर इच्छा नहीं हो तो सिर्फ एक ऐसे सिंबल बनाना जिसका ग्रीक नाम है सिग्मा और इस चैप्टर में हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस बार भी फॉर्मूला वैसा ही है, अंडर रूट समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी जाए, क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दी जाए तो फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। p means probability, x means the observation, and x bar is the mean. Okay. Square of standard deviation is also called variance. Higher the standard deviation, higher the risk, lower the standard deviation, lower the risk. अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना, जरा एक नीचे हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, इस एग्जाम्पल में हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, सेकेंड फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का ही है। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे एक बार वापस जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज पीछे आओ, वहां पर एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, ए एंड बी, पॉसिबल इवेंट दिया हुआ है कि नहीं, बोलो ना हाँ। नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। क्या हमने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है? क्या हमने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है? तो कृपया बताइए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोजेक्ट ए की कितनी थी, बोलो ना 12,000, और प्रोजेक्ट बी की 21,200, ठीक है। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। जब भी आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पहले टेबल के ऊपर उसकी हेडिंग लिखना, हमने ऑलरेडी लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी। फिर ये टेबल ड्रॉ करना, पॉसिबल इवेंट, प्रोजेक्ट ए, नेट कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी। ये कॉलम हमने क्यों ब्लैंक रखा है आपके लिए है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और बी के लिए हमने सिर्फ सिंबल चेंज किया, y माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, y माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर आप पूछेंगे कि x बार क्या है, तो यहां पे x बार का मतलब है जो आपने एवरेज निकाला था, कितना, 12,000, 12,000, x माइनस 12,000 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे y बार का मतलब है जो आपने प्रोजेक्ट बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला था, कितना था, 21,200 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, लास्ट में है इंटू प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा देखना, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर उठाओ। क्या हमने कैलकुलेटर उठा लिया? अभी टाइप करना 8,000
-12,000, 8,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू करो। इंटू इक्वल टू करने से क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया, ठीक है। इंटू प्रोबेबिलिटी 0.10, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.10, 8,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 इक्वल टू, तो ये आंसर 16 लाख रुपीज आ रहे हैं शायद, देखो 16 लाख आ रहा है ना जी, 16 लाख। फिर से एक बार ऑल क्लियर करो, 10,000 टाइप करो, माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2 इक्वल टू 8 लाख आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ, ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, 12,000 माइनस 12,000 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर 14,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 करो इक्वल टू, इज इट 8 लाख? 8 लाख। 16,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, 16 लाख। 16 लाख आ गया। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, कितना आया, 48 लाख। ये हो गया वेरिएंस, क्योंकि अभी तक हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया। और इसके नीचे लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, एस डी। एस डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 48 लाख। तो 48 लाख पहले पूरा टाइप करो कैलकुलेटर पे, 48 लाख, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करना, तो 2190.90 ऐसा कुछ आया। तो ये प्रोजेक्ट ए का वेरिएंस है 48 लाख और स्टैंडर्ड डिविएशन है 2190.90। अभी प्रोजेक्ट बी पे आते हैं, ऑल क्लियर। प्रोजेक्ट बी 4,000 माइनस कितना, 21,200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1, क्या आया, 2958 4,000। हाँ, उसको मेमोरी प्लस में डाल दो। 20,000 माइनस 21,200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.15 इक्वल टू, कितना आया, मेमोरी प्लस तो ऐड होता जाएगा। 16,000 माइनस 21,200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.5 इक्वल टू, कितना आया, 1352,000 चेक करो। मेमोरी प्लस 12,000 माइनस 21,200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.15 इक्वल टू 12,696,000। मेमोरी प्लस 80,000 माइनस 21,200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 इक्वल टू, काफी बड़ा नंबर है, 3,4,5,7,4,4,000। मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 40,176 4 टाइम्स 0 आया। ये वेरिएंस हो गया, स्क्वायर रूट प्रेस कर दो। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 40,176 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 20043.95 आया ना।
इस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे अगर प्रोबेबिलिटी दी हो। तो आप पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने n से क्यों नहीं डिवाइड किया, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था तो हमने n से डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज हैं, इसका टोटल 1 होता है, प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होता है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अगर प्रोबेबिलिटीज दी हो तो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। एएस लिमिटेड is considering two mutually exclusive projects X and Y. सेम प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी। प्रोजेक्ट X कॉस्ट ₹30,000 and project Y cost ₹36,000. You have been given below the net present values. दोनों की कॉस्ट दी गई है ऊपर 30,000 और 36,000। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये उन्होंने एनपीवी निकाल कर दिया आपको। अगर हम प्रोजेक्ट एक्स लेते हैं तो ये 4 पॉसिबल एनपीवी है, ये उनकी प्रोबेबिलिटी। ये प्रोजेक्ट वाई है, इसकी 4 पॉसिबल एनपीवी, ये उनकी प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, बोनस मार्क लड्डू, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स। कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने किया। स्टैंडर्ड डेविएशन, विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है। कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो यहां पर उन्होंने आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक और नया टाइप का सवाल पूछ डाला, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला आपने बचपन में सीखा था, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। याद है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आइए हम लिखते हैं पहले स्टेप 1, बुक में फॉर्मेट बना हुआ है, जल्दी से करेंगे, हो जाएगा। टेबल की हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। पहले प्रोजेक्ट एक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एनपीवी और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 3000 इंटू 0.1 कितना हुआ? 300। 6000 इंटू 0.4 2400। 12,000 इंटू 0.4 4,800। 15,000 इंटू 0.1 1500। इसकी टोटल करना, ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार इज इक्वल टू, टोटल करके बताओ कितना आया? 9,000। इसको हम बोलेंगे एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू पी, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे x क्या है? एनपीवी वाला कॉलम। तो एनपीवी वाले कॉलम में जाके x लिख दो, प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में जाके p लिख दो। तो हमारा फॉर्मूला होगा x माइनस 9,000 स्क्वायर इंटू p। ठीक है, x माइनस 9,000 स्क्वायर इंटू पी। तो वापस एक बार थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये कॉलम 3000 माइनस 9,000 करो, रुको मैं भी करता हूं। 3000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 इक्वल टू कितना दिख रहा है? 36 लाख। मेमोरी प्लस 6,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 इक्वल टू फिर से 36 लाख। मेमोरी प्लस
फिर से एक बार 12,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4 इक्वल टू, अरे ये भी 36 लाख। फिर भी चेक करते रहना, मेमोरी प्लस 15,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 इक्वल टू 36 लाख। ये कोइंसिडेंटली सभी 36 लाख हो गए, तो आपका ये टोटल यहाँ पर आ रहा है 1,44 लाख। ये है वेरायंस। तो यहाँ नीचे लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट प्रेस कर दो, 3794.73। ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 3794.73। आया समझ में? अब उसी तरह प्रोजेक्ट वाई को सॉल्व कर लेंगे। प्रोजेक्ट वाई की ओर प्रस्थान करें। 3000 इंटू 0.2 कितना होता है? 600। 6000 इंटू 0.3 1800। 12,000 इंटू 0.3 3600। 15,000 इंटू 0.2 3,000। टोटल कितना है जरा देखो तो। इज इट 9,000? ये हो गया वाई बार, वाई का एवरेज, वाई बार इक्वल टू, दोनों की एवरेज बराबर है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे y माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू पी, वाई माइनस 9,000 स्क्वायर इंटू पी। y मतलब ये एनपीवी वाला कॉलम, यहाँ पे y लिख दो और ये प्रोबेबिलिटी में p लिख दो। ठीक है, ऑल क्लियर करना। ये 3,000 माइनस 9,000, 3,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 इक्वल टू, देखो 72 लाख आया क्या? मेमोरी प्लस, फिर से एक बार 6,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 इक्वल टू, इज इट 27 लाख? 27 लाख मेमोरी प्लस, फिर से एक बार 12,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 इक्वल टू, फिर से 27 लाख मेमोरी प्लस। एक बार प्रेस करो मेमोरी प्लस को एक बार और, 15,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 इक्वल टू 72 लाख मेमोरी प्लस करो, मेमोरी रिकॉल करो, कितना दिख रहा है? 1,98 लाख दिख रहा है। स्क्वायर रूट प्रेस कर दो, तो यहाँ पे सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू 444, 3 बार 4 है 9.72, 444 9.72। इसको सिग्मा एक्स कहेंगे, इसको सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो देखा, एक ही टेबल में हमने सारे आंसर कर दिए। एक्सपेक्टेड एनपीवी भी आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया। फिर एक क्वेश्चन था, क्या था? विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई? इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखना जो मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ रखा है ना, प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर, प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाइयर। प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाइयर, ये उसका कारण भी लिख दिया हमने। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है। क्या पार्ट है पता है? कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट, कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। पहले आप ट्राई करो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्स का और वाई का निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो
अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी गई है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है, ठीक है। एनपीवी दोनों का 9,000 है, बाकी आपको खुद करना है। बोलो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्स का कितना है? नहीं पता? चलो लिखो। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए लिखो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो में हम लिखेंगे 30,000, 36,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर लिखना एक्सपेक्टेड एनपीवी, पॉइंट बी, एक्सपेक्टेड एनपीवी 9,000, 9,000 ये भी हमने निकाला ऊपर स्टेप 1 में। बोलो ना हाँ, हाँ लिखो ब्रैकेट में स्टेप 1। अभी आप जरा ध्यान से सोचो, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आउटफ्लो 30,000 है और एनपीवी 9,000 है, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा? 39,000 होगा ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मुझे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा एनपीवी प्लस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो आपको मिला पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 39,000, यहां पे मिलेगा 45,000। फिर फॉर्मूला लिखना डी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए 39,000 अपॉन 30,000, 39,000 अपॉन 30,000 कितना आया? 1.3 आया। 45,000 अपॉन 36,000 कितना आया? 1.25 इज राइट। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले कभी कभी आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।